और पहले मैच में कहीं ना कहीं एक धमाकेदार मैच तो जरूर हुआ है और एंडिंग जो है वो काफ़ी शानदार रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कुछ वक्त पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बताया था ट्रम्प कार्ड्स ऑफ 8 एसोसिएट टीम्स। वहां पर अगर आपने वो वीडियो पूरा सुना है, बहुत कम लोगों ने वो वीडियो सुना है, जिन्होंने भी वो सुना है कुछ सोचा जरूर होगा, कुछ हमने परखा जरूर, कुछ देखा जरूर होगा। तभी हमने कहा था कि आरिफ शेख बहुत ज्यादा अंडररेटेड और अनयूज्ड है कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट के लिए। और ये सिर्फ आज के मैच को नहीं, बहुत बार हमने ये देखने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, इस मैच के एनालिसिस की बात करते हैं। और एक पल ऐसा था जहां पर केन्या ने जबरदस्त वापसी करी इस छोटे से 130 रन के टारगेट में। मैच प्रीव्यू में हमने कहा कि 140 से 150 एक अच्छा एवरेज स्कोर यहां पर होगा और बिल्कुल वही होता। अगर 140 to 150 यहां पर टारगेट केन्या लगाने में कामयाब होती तो रिजल्ट और एक्साइटिंग, जरूरी नहीं रिकॉर्ड जीत सकती थी, लेकिन और ज्यादा मौके केन्या के पास होते। एनालिसिस की बात करें यहाँ पर, फेस टू फेस की बात करें, सबसे पहले टॉस यहाँ पर संदीप ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला है। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, अच्छा फैसला है। आप अपने T20 क्रिकेट है, आप अपने सेफ साइड पे जाएं तो बेहतर होगा। 2-3 मैचेस में आप पहले अपने सिक्योर कर लें, पिच कंडीशंस वगैरह को देख लें, उसके बाद अगर आप पहले बैटिंग लेकर रिस्क लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, खुद को टेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फैसला पूरी तरह से डेलीब्रेट सहमत है कि आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लिया, बिल्कुल सही फैसला है, आप कह सकते हैं। वनडे गेम्स होते तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट होते अगर आप पहले फील्डिंग ले लेते। शुरू के 6 ओवर में आप केन्या की बैटिंग को किस तरह से देखते हैं? ये जो फेस है ये किसके नाम रहा? नहीं, जरूर देखिए, 6 ओवर में 34 पे 2 थे। केन्या ने स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा अपना कहना होगा कि नेपाल ने रोक के रखा हुआ था। बिल्कुल। और 2 विकेट आपके बड़े बड़े विकेट गए, आपके ओबांडा और कॉलिंस ओबोया शुरू में ही चले गए और 34 पे 2 ये 6 ओवर में स्कोर रीड कर रहा था। और शुरू में साफ दिख रहा था कि शॉट लग नहीं रहे हैं, आप लीव कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ से परे था कि आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और लीव आप थोड़ा सा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सिंगल आ सकता था, डबल आ सकता था, लेकिन लीव करना वो भी शुरू के पावर प्ले में, ये थोड़ा अजीब। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से सेशन पे डोमिनेट किया नेपाल ने। 34 रन केन्या ने बनाए और लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बड़े विकेट केन्या के यहाँ पर निकालने में नेपाल कामयाब रहा। तो आप कह सकते हैं जो फर्स्ट पावर प्ले सेशन रहा वो नेपाल के नाम रहा। उसके बाद 9 से 15 ओवर के बीच की अगर हम बात करें, 7 से 15 के बीच की अगर हम बात करें, इस फेस में केन्या के पास पूरा मौका था कि वो उठ सकती थी। लेकिन इस फेस में भी ऐसा क्या हुआ कि आप नेपाल के बॉलर्स ने जो पूरी तरह से यहाँ पर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया और इस फेस में क्या छाल रहा केन्या? नहीं, जरूर देखिए, इस फेस में केन्या ने अपने जो जमे हुए बैट्समैन थे, राकीब पटेल उन्हें खोया, इरफान करीम उन्हें खोया। 34 पे खेल रहे थे, सिंगल डबल लिया, बाउंड्री ज्यादा की नहीं उन्होंने, उनको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था शुरू में बैटिंग करने में। पर नेपाल के बॉलर्स ने, स्पिनर आए, दीपेंद्र सिंह हैरी आए, संदीप लामिछाने आए, उसके बारे में बाद में जरूर बात करेंगे। पर 7 से 15 के बीच में 48 रन बने और 2 विकेट सिर्फ गिरे हैं। लेकिन रन में फिर केन्या उठा नहीं पाया अपना जो रन रेट है। नेपाल ने उन पर पूरा दबाव बना के रखा। 82 पे 4 15 ओवर के बाद ये स्कोर। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं सिर्फ 48 रन जोड़ पाए आपने। शुरू के 6 ओवर में 34 जोड़े, उसके बाद 54 गेंदों में सिर्फ 48 रन केन्या जोड़ पाया मिड फेस में। कहीं ना कहीं अपने आप में नेपाल की एक जीत थी और आप कह सकते हैं कि ये सेशन भी नेपाल के नाम रहा। और यहाँ पर 3 सेशंस में बांटा गया है एनालिस्ट को हमारे, उसमें से 2 सेशंस एक इनिंग में नेपाल लेकर चला गया था शुरू के 15 ओवर तक हम बात करें। एंड लास्ट के जो फेस की हम बात करें 16 से 20 ओवर, इस फेस में लुकास ने वापसी कराने की टीम की बहुत कोशिश की। एक अच्छा टोटल जिसे हम कह सकते हैं विनिंग टोटल आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ बोर्ड में लगाने में हेल्प लुकास ने की है। आप 16 से 20 ओवर के फेस को किस तरह से देखते हैं केन्या के लिए? नहीं, जरूर देखिए, 16 से 30 ओवर का फेस अच्छा थोड़ा गया है, बेटर गया है, और अच्छा जा सकता था, लेकिन है कि कोशिश करी है। केन्या ने ट्राई किया लास्ट तक जाते जाते और 130 पे 4 ये उनका स्कोर था, जिसमें कि 48 रन बने 16 से 20 ओवर के बीच में और 3 विकेट यहाँ पर गंवाए हैं। निहामिया ओडिएम्बो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, सचिन बुदिया और लुकास उलियोच ने बहुत अच्छी 30 रन की यहाँ एक पार्टनरशिप की, वरना स्कोर शायद 506 होता अगर ये पार्टनरशिप यहाँ नहीं होती। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली बहुत कोशिश लास्ट में फिनिश करने की अच्छी कोशिश करी। अगर ऊपर से ओबोया ओबांडा का साथ मिलता तो फिर आप 140-45 देख सकते हैं। बिल्कुल 145-150 के आसपास स्कोर पहुंच सकता था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? किस तरीके की रेस्ट्रिक्ट डोमिनेटिंग बॉलिंग रही है नेपाल की अगर हम इस मैच की बात करें? नहीं, जरूर देखिए, रनर बॉल भी उन्होंने दिया नहीं है।
आपको इससे पता लगाया जा सकता है कि रन बॉल भी नहीं है। आप देखिए लास्ट में हाँ जरूर थोड़ा कम हो सकता था, लास्ट की वजह से केन्या ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एज मारा है नेपाल पर अपने आखिरी 5 ओवर में। पर शुरू में 6 ओवर कम थे, बॉल ज्यादा थी, रन कम, फिर आपके मिड फेज में बॉलें ज्यादा, रन कम, लेकिन लास्ट में आपने 30 बॉलों में 48 रन जरूर बनाए हैं। केन्या टीम है और ट्राई किया, उन्होंने पूरा ट्राई किया, लेकिन सोमवार ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेट उन्होंने लिए, संदीप ने 2 विकेट लिए, थोड़ा सा और अपना रन को खींच सकते थे पर 33 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन आदिल ने 1 ओवर में 13 रन दिए और करण किसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 24 रन 0। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो फेस रहा है केन्या की इनिंग का, यहाँ पर हम आपको बताएं कि केन्या क्यों 150 तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहा। उसके 2 सबसे बड़े रीजन एनालिसिस निकल कर आते हैं। वो है कि आपने शुरू के पावर प्ले में 36 गेंदों में सिर्फ 34 रन बनाए, जबकि आपने लास्ट में जब फील्डिंग फैली हुई होती है 30 बॉलों में 48 बनाए। यही अप्रोच शुरू के पावर प्ले के वक्त जरूरत थी, जो केन्या की तरफ से कम 45 से 50 रन होने चाहिए थे। आप लीव कर रहे हैं, वहां पर एक हार हुई और बीच के फेस में 54 बॉलों में सिर्फ 48 रन, ये अपने आप में दर्शाता है कम से कम 60 यहां होने चाहिए थे। तो आप 10-20 रन लास्ट में बचा के रख पाते तो टीम का स्कोर 150 करीब हो पाता। 131 चेस करने के लिए नेपाल की टीम उतरी। डेफिनेटली टारगेट जो है पूरी तरह से गेटेबल था और 131 को इतना रॉकेट साइंस नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी यार केन्या के बॉलर्स की भी। अच्छा रेस्ट्रिक्ट उन्होंने किया इस 130 के टारगेट में भी उनकी, खास करके मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करना चाहूंगा। बॉडी लैंग्वेज जो केन्या की बॉलर्स की थी 130 टारगेट में भी, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं हमारे पास 160 का टारगेट है। फर्स्ट हाफ को आप किस तरह से देखते हैं, शुरू के 6 ओवर की बैटिंग में? नहीं जरूर देखिए, शुरू के 6 ओवर में नेपाल ने जो हमने कहा केन्या को करना चाहिए था वो नेपाल ने करके दिखाया। 44 पे 1 6 ओवर के बाद, और पावर प्ले में पवन शराफ का विकेट गिरा, काफी अच्छी बॉल रखी थी वहां पे लुकास ओलिवाच ने, 1 रन पे वो आउट हुए, मिड विकेट पे उठा के मारने गए और खड़ी हो गई बॉल, और वही एक नुकसान हुआ। शॉट था जी, जज सही नहीं कर पाया, बिल्कुल कुछ जज नहीं हुआ उनसे, और थोड़ा बेटर करना होगा आने वाले मैचेस में। लेकिन ओलिवाच ने वो एक सफलता दिलाई केन्या को। 6 ओवर में 44 पे 1, आसिफ और ज्ञानेंद्र ने थोड़ा खींचने की कोशिश करी जब आपके 4 रन पे पहला विकेट गिर गया। बिल्कुल, अब यहाँ पर एक चीज और गौर इस पर ध्यान दीजिएगा, जब केन्या ने बैटिंग की तो शुरू में 6 ओवर में 34 पे उनके 2 थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके 2 बड़े प्राइम प्लेयर्स चले गए थे। लेकिन यहाँ पर नेपाल के 6 ओवर में 44 पे 1 थे और 2 बैट्समैन जम गए थे। ऑलरेडी दोनों 10-10, 20-20 15-15 क्रॉस कर चुके थे और जमे हुए थे। ये अपने आप में नेपाल के पास का एडवांटेज था। पहले तो आपने केन्या से 12 रन ज्यादा बनाए, माफ कीजिए 10 रन ज्यादा बनाए, उसके बाद आपके जमे हुए प्लेयर्स ज्ञानेंद्र मल्ला और आसिफ शेख जैसे बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे। 9 से 15 का जो फेस, माफ कीजिएगा 7 से 15 का जो फेस रहा है, इस फेस में नेपाल ने किस तरह से केन्या से बेहतर परफॉर्म किया, या फिर मुझे नहीं लगता यही वो फेस था जहां केन्या इस मैच में वापसी करने में कामयाब रहा। ये सेशन पूरा केन्या को जाता है, ये इकलौता सेशन है जो केन्या जीतने में कामयाब रहा है इस पूरे मैच में। बिल्कुल सही कहा आपने। और सॉरी, इस जो मिड फेस था 7 से 15 ओवर के बीच में, यहां पर नेपाल ने कहना होगा खुद कौन सा माइंडसेट लेके उतरे थे पता नहीं था। बहुत डिफेंस। आप बॉल देखिएगा, बॉल में ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल ना ले पाए। जी हाँ, सिंगल नहीं लेना ये बहुत बड़ा क्राइम है T20 में। आई एम सॉरी पर ये क्राइम है। आपका स्ट्राइक रेट देखिए, मैं आपको अभी स्ट्राइक रेट का एक मुआयना दे देता हूँ। बिल्कुल आसिफ शेख 70, हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। ज्ञानेंद्र मल्ला 76, यहाँ हम T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं। और आपका रोहित पटेल 92 का स्ट्राइक रेट है, ये थोड़ा बेटर है। लेकिन क्या आपने स्कोर उतना किया? नहीं, आप 13 रन बनाकर आउट हो गए। और यहाँ पर 44 पे 3 विकेट गिरे हैं यहाँ पर आपके नेपाल के, और स्कोर यहाँ नेपाल ज्यादा कर नहीं पाया, सिर्फ 88। डबल जरूर किया, लेकिन आपने 3 विकेट, इतने इंपॉर्टेंट आसिफ, ज्ञानेंद्र और रोहित जो कोशिश कर रहे थे अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने का, उससे पहले ही केन्या ने उन्हें पैविलियन भेज दिया। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि केन्या ने इस फेस में पूरी तरह से डोमिनेट किया है। केन्या इससे 6 के 6 सेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें से एक सेशन जो पूरी तरह से केन्या के नाम रहा वो रहा मिड फेस, जो 7 से 15 ओवर के बीच में आपने सिर्फ इस फेस में 44 रन जोड़े 54 बॉलों में और अपने 3 इंपॉर्टेंट विकेट खो दिए। यहाँ पर जो अप्रोच थी और ये रीजन, ये जो हुआ था, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हुई हो या कुछ हुआ हो, ये आपके डिफेंसिव अप्रोच की वजह से हुआ है। आप स्ट्राइक रेट देखिए, आप एग्रेसिव अप्रोच जो है वो अपनाकर इस मैच को बहुत पहले खत्म किया सकता था। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे क्या बोल रहे हो आप, पिच स्लो थी, पिच में वो नहीं था, पिच में इतनी मेहनत नहीं थी। तो जनाब जरा ये सोचिए, लास्ट के 26 बॉलों में वही सेम प्लेयर, वही सेम टीम, वही ग्राउंड पर, वही बॉलर्स के सामने 26 गेंदों में 46 रन मारने में कैसे कामयाब हो गए।
क्या अब पिच स्लो नहीं थी? अचानक से 15 ओवर के बाद पिच क्या अचानक से बहुत फास्ट हो गई? जी हाँ। लास्ट फेस बिल्कुल लास्ट फेज पे आप यहाँ पर आपके 48 जी हाँ 45 रन बने हैं और एक विकेट गिरा है और आपके सिर्फ 5 26 ओवर बॉल में जी हाँ 26 बॉलों में इस मैच को खत्म कर दिया गया। लेकिन जो आपने कहा अभी क्या ये नहीं हुआ? दीपेंद्र सिंह इसी पिच पे हुआ। बिल्कुल, और दीपेंद्र सिंह यारी फिर से T20 आई में चमकते हुए बने हैं, कोई डाउट नहीं है। T20 आई में उसको कभी पे शक T20 में रहा ही नहीं, कभी नहीं। कहते सिंह की उन्होंने पारी खेली, बेस रखा, लेकिन थोड़ा सा गलत टाइम पर वो जरूर आउट हुए, थोड़ा सा, लेकिन रन करके गए हैं। फुल ऑन उनको कंट्रीब्यूशन, फुल कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्राइक रेट को बहुत अच्छा करके गए, ऐसा नहीं कि 60-70 की स्ट्राइक रेट से खेल के गए हैं। और आरिफ की बात करें तो आरिफ ने तो खैर कमाल कर दिया, वो हमारे ट्रम्प कार्ड थे, है और हमेशा आगे भी रहेंगे। उनका गेम A1 क्वालिटी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह ऐरी को लेकर भी जो है ना, आपने बहुत पहले कहा था वनडे क्रिकेट को लेकर कि दीपेंद्र सिंह ऐरी को वनडे क्रिकेट में भी फॉर्म लाने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा कि आपने जितनी कम बॉलें खेलने के लिए दे उतना बेहतर हो, और चेस कर रहे हैं तो वो जितना लेट आए उतना बेहतर हो। ये मेक श्योर करना होगा ऊपर के बैट्समैन को और कप्तान को कि अभी भी कहीं ना कहीं डेलीब्रेट को लगता है उन्हें जितनी कम गेंदें वनडे क्रिकेट में खेलने को मिलेगी, आप दीपेंद्र सिंह ऐरी से वनडे में भी कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने के सक्सेस होने में कामयाब हो जाएंगे। ये अभी भी डेलीब्रेट इस बात पे दीपेंद्र सिंह ऐरी प्लेयर ही है, जितने कम बॉल जितने कम रन उतने डिस्ट्रैक्टेड वो अप्रोच नजर उनकी आती है, कोई दौराई नहीं है। आरिफ शेख को ऐसे ही सोचकर हमने ट्रम्प कार्ड नहीं कहा था, अभी भी हमें लगता है कि आरिफ शेख को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और बहुत कुछ उनसे लिया जा सकता है, उनसे और चूसा जा सकता है, लेकिन वो ये कि उनको यूटिलाइज बेहतर तरीके से कर पाए, ये मेक श्योर कप्तान और कोच को करना होगा। और आज फिर उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि मैच को बेहतरीन नोट पर, जहां पर लग रहा था थोड़ा मामला ट्रिकी हो सकता है, लेकिन उन्होंने शानदार 2 चौके लगाकर फिनिश किया और 25+ रन की इनिंग भी उन्होंने बिल्डअप यहां पर की है। ओवरऑल एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला इस मैच में, कुछ रन और होते तो शायद और ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलता, लेकिन पहले मैच पर कहना होगा काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहां बॉलर्स डिपार्टमेंट की तरफ से रही। बिल्कुल, और केन्या की तारीफ करनी होगी, केन्या के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। लुकास ओलुआज उन्होंने 2 विकेट लिए हैं और आपके राज पटेल 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट निकाले हैं। शैम गौचे ने विकेट नहीं ले पाए, लेकिन इकोनॉमिकल रहे हैं, जिससे कि टीम को मदद मिली कि नेपाल को हम और बैकफुट पे धकेले, और लेकिन नेपाल ने दीपेंद्र सिंह ऐरी और आपके आरिफ शेख के दम पर मैच को पूरी तरीके से फिनिश करने में कामयाब रहे। कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल, और आसिफ शेख और ज्ञानेंद्र मल्ला की इस पार्टनरशिप को किसी भी हाल में कम तरह नहीं आंक सकते। वो कंट्रीब्यूशन उन्होंने बेस तैयार करके दिया जिस पर दीपेंद्र और आरिफ ने फिनिश करके अपना काम कंप्लीट किया। तो ये 4 कहीं ना कहीं बैटिंग में हीरो रहे हैं आज की अगर हम बात करें, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में पूरी टीम ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस और सोमपाल कामिल लीड करते हुए नजर आए। ओवरऑल पहला मैच जीत चुकी है नेपाल 5 विकेट से, 4 और मैचेस है। ये अब देख के अच्छा लगा कि एक एक्साइटिंग क्रिकेट केन्या भी प्रोवाइड करा सकता है देखने में, लेकिन हाँ इसमें मैं डिफेंसिव अप्रोच के नेपाल को ज्यादा दोष दूंगा बजाय केन्या की बॉलिंग डिपार्टमेंट के, लेकिन एफर्ट के लिए 100 मार्क्स है केन्या को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए चैनल के साथ। कम्युनिटी चेक करना मत भूलिएगा, इस मैच में क्या कुछ रिकॉर्ड्स बने या कुछ बने तो कम्युनिटी में अपडेट कुछ ही देर में हो जाएंगे। फिलहाल